हेलो एवरीवन। आज भोकाल कैप्सूल का लेक्चर 6 है, जिसमें हम सोशल साइंस यानी सोशल साइंस यहाँ 3 लिखा आई मीन कहने का मतलब आज सोशल साइंस का ये तीसरा लेक्चर है। वैसे तो भोकाल कैप्सूल का छठा लेक्चर है, बट सोशल साइंस का ये तीसरा लेक्चर। इससे पहले 2 ऑब्जेक्टिव सेशन हो चुका है। आज ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें हम सब्जेक्टिव करेंगे। इसमें आई थिंक 18 से 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इस प्रकार के 2 और वीडियो आएंगे सब्जेक्टिव का। ये मोस्ट रिपीटेड रहेगा। और हाँ, आप ये दावा ना करें जो हम और इस बैच से आप ये आशा ना रखें सबका सब क्वेश्चन मिलेगा। मैं क्रैश कोर्स मतलब ये होता है जो कोई पास करने वाला नहीं है, किसी को साल भर नहीं पढ़ा है, रिवीजन के तौर पे ये बैच होती है। तो उसी के तौर पे मैंने ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो देखा, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन मुझे लगा वो लेकर आया हूँ। और भी बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड है जिसको अगले अगले सेशन में लेकर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा। और अगर आपकी बोर्ड की तैयारी की गाड़ी अगर रुक चुकी है तो आप हमारे टेलीग्राम पे सवार होकर अपनी बोर्ड की मार्क्स की ओर अग्रसर हो सकते हैं, जिसमें आप एक बेहतरीन मार्क्स पाएंगे। अगर आप साल भरों ने बकैती किया है तो आप इस बैच की जितने भी कंटेंट है आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। जितने भी वीडियो और क्लासेस आते हैं आप उसे अच्छे से देख लीजिए। और नोट्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नोट्स पढ़ने के लिए आपको नोट्स लेना पड़ेगा, तो उस लेंगे कहाँ से? तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पीडीएफ नोट्स, बोर्ड पीएनजी, डीपीपी, क्लास शेड्यूल ये सब मिला करता है। साथ ही क्लास नोटिफिकेशन मिला करता है। आप इसे ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में इसका लिंक पिन किया हुआ मिल जाए, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले मैं थोड़ा पेन सेलेक्ट कर दूं। पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम को बतावे। ये 2 नंबर में भी और कभी कभी 5 नंबर में भी पूछा गया है, हिस्ट्री का है। तो असहयोग आंदोलन के कारण, असहयोग आंदोलन के कई कारण थे जिसको मैंने छोट छोट में लिख के आया। आपको अगर 2 नंबर में पूछा तो इसी टाइप से लिखना है। पहला था खिलाफत का मुद्दा, तुर्की के खिलाफ के पद को समाप्त करना, जिससे भारतीय मुसलमान आक्रोश थे। उसके बाद था एक रॉलेट एक्ट 1919, यह दमनकारी कानून जिससे किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के जेल डालने की अनुमति थी। मतलब ये रॉलेट एक्ट में ये था जो आप कोई भी कुछ अंग्रेज सरकार के विरुद्ध अगर कुछ बोलेंगे वो तुरंत पकड़ के आपको जेल में डाल देता था, इस प्रकार। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, इसके बारे में कौन नहीं जानता है। इस क्रूर घटना के कारण देश भर में गुस्सा और निराश थी। जलियांवाला बाग है एक पंजाब के अमृतसर में एक जगह है, जहाँ आपको बहुत से भारतीय नेताएं, क्रांतिकारी सब बैठ के आपको बातचीत कर रहे थे, मतलब मशवरा कर रहे थे क्या कैसे किया जाए। उसी में कुछ अंग्रेज ऑफिसरों ने बम फेंक दिया था, जिसके कारण वहाँ बहुत से आदमियों को मृत्यु हो गई, कोई कुआं में कूद गया। और इसी प्रकार का एक घटना, तो उसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। उसके बाद युद्ध के बाद की आर्थिक कठिनाइयाँ, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में कीमतों बढ़ गई और गरीबी फैल गई। और उसी टाइम प्रथम विश्व युद्ध भी आया था, जिसके बाद जो है ना भारत में भूखमरी बहुत चरम सीमा पे आ गई थी, गरीबी आ गया था, महंगाई बढ़ गया था, बहुत छोट छोट सामान का चीज़ बहुत ज़्यादा हो रखा था। इसके अलावा ये 3 कारण थे। पहला कारण था जो तुर्की के खिलाफ पद को समाप्त करना, जिससे भारतीय मुसलमान आक्रोश में थे। दूसरा रॉलेट एक्ट एक दमनकारी कानून था, जिससे किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण को जेल में डाल दिया जाता। दूसरा जलियांवाला हत्याकांड, इस क्रूर घटना के कारण जो है आपको देश भर में निराश और आक्रोश था। और दूसरा प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश में गरीबी, बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई, ये सब चरम सीमा पर था। इन सभी के कारण एक आंदोलन हुआ, क्या? असहयोग आंदोलन। और इसका परिणाम क्या लिखा? तो ब्रिटिश विरुद्ध भावना में यहाँ युद्ध होता। पहली बार यह आंदोलन जन जन तक पहुंचा, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन का आधार व्यापक हुआ। ये पहली ऐसी आंदोलन था जो जन जन तक पहुंचने का मतलब है प्रत्येक आम आदमी तक पहुंचा, और ये राष्ट्रीय आंदोलन का आधार व्यापक हुआ। और ये राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में एक उभरा हिंसा के कारण। और जब ये एक चौरी चौरा कांड है 1922 में, यहाँ एक हिंसा हो गया, जिसके कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। इस आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि यह हिंसक हो गया था। स्वदेशी बढ़ावा, लोगों ने ब्रिटिश वस्तुओं, संस्था और उपाधि का बहिष्कार किया तथा स्वदेशी को अपनाया। इन सभी को पढ़ने के बाद एक ही मुद्दा निकलता है। आप इसे ऐसे कर लिखेंगे, अगर बोर्ड में आपसे पूछ ले असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम क्या थे, तो लिखेंगे। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आप छोटा ही लिखना। बोला असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे, जिसमें से एक तुर्की के खिलाफ पद को समाप्त करना, जिससे भारतीय मुसलमान का आक्रोश। एक रॉलेट एक्ट, जिससे दमनकारी एक्ट था, जिससे
अंग्रेज सरकार बिना किसी कहे के बिना किसी मुकदमे को जेल में डाल देता। दूसरा जलियांवाला हत्याकांड। तीसरा प्रथम विश्व युद्ध के बाद बेरोजगारी बेरोजगारी जिसके बाद महंगाई चरम सीमा पर था। इन सभी के कारण असहयोग आंदोलन किया गया था। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। और हाँ, आप लोग ये बताएंगे असहयोग आंदोलन कितने ईस्वी में हुआ था, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव में कराया हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कारण पूछे तो कारण में आप ये लिखिएगा जे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। यह उतना ईस्वी आपको कमेंट में लिखेंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। और उसमें हुआ था यह इसका असहयोग आंदोलन का वापस लेने का मेन कारण था जो एक चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा नामक एक जगह था जहाँ पे एक अहिंसा हिंसा हिंसा जो है ना कांड हो चुका था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया और यह आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया। तब चाहे सविनय आज्ञा आंदोलन की विवेचना करें। सविनय आज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन के बाद सविनय आज्ञा आंदोलन वह दूसरा आंदोलन था जो बड़े पैमाने पर देश भर में फैल गया। इस आंदोलन में महिलाओं, मजदूर वर्ग, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब अमीर सभी की सहभागिता थी। स्कूल कॉलेज के स्थान पर कांग्रेस के नेताओं के बीच में एक ऐसी प्रेरणा भर दी गई जिससे गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया गया। उसके बाद है परिणाम। असहयोग आंदोलन का परिणाम था कि ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस के साथ बातचीत के आधार पर बात करने को मजबूर किया। दूसरा परिणाम जो कमजोरी पूर्ण परिणाम था यह था कि ब्रिटिश सरकार ने 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित कर दिया गया। ठीक, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ आप यही पढ़े। अगर आप कोई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आपको पढ़ रखा है साल भर, तो हम उसे सजेस्ट करेंगे आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेशन देखें, सब्जेक्टिव सेशन ना देखें। ये सब्जेक्टिव सेशन मैं उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ जो कभी नहीं पढ़ा है, साल भर बकैती किया है, उनके लिए लेकर आया हूँ ताकि वो कुछ पढ़ ले और पास हो सके। ठीक, अगर आपने साल भर मेहनत किया तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करें, ऑब्जेक्टिव बार बार आती रहेगी। आरंभ। देखिए यह आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का भंग करना तथा जिसमें सभी प्रमुख नमक कानून था। इसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी, जहां गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, आपसे पूछ सकता है दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था, तो साबरमती आश्रम से। कहाँ हुआ था? साबरमती आश्रम से। दांडी तक यात्रा की और नमक बनाकर कानून तोड़ा। विशेषता और प्रमुख, इसमें असहयोग आंदोलन की तुलना में समाज के विभिन्न वर्ग विशेषकर महिलाएं, किसान की भागीदारी अधिक थी। लोगों ने विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों का बहिष्कार किया। किसान ने लगान देने से मना कर दिया और सरकारी कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया। ठीक, चलिए। और इसका था आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1931 में गांधी इराबिन समझौता हुआ और गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए। नहीं समझोगे तो एक दो बार और अपने से भी पढ़िएगा, वीडियो रॉक कर जाने तो मैं पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। रॉलेट एक्ट क्या था? इसका विरोध क्यों हुआ था? देखिए रॉलेट एक्ट कितना हुआ था? तो 1919 में। सबसे पहले आपसे यही पूछेगा रॉलेट एक्ट कितना में हुआ था? तो 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में होता। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक कानून था जिसे काला कानून कहा गया। प्रावधान, इस कानून ने सरकार को यह अधिकार दिया कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए और बिना वारंट के 2 साल तक जेल में डाल सकता है। विरोध का कारण, यह नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन था। इसे भारतीयों ने अन्यायपूर्ण और दमनकारी माना क्योंकि इसमें अपील, वकील और दलील का कोई प्रावधान नहीं था। देखिए दरअसल रॉलेट एक्ट था क्या? यह ऐसी एक्ट था जिसमें यह ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक कानून था जिसे काला कानून के नाम से कहा जाता था। इस कानून का प्रावधान क्या था? सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी भारतीय को, सिर्फ भारतीयों को, अंग्रेज के ऑफिसर जितने थे उन्हें नहीं, सिर्फ भारतीयों को मुकदमा बिना किसी के कारण, बिना कोई आप कुछ करे ना करे, अगर सरकार के विरुद्ध बोल दी तो बस हो गया, आपकी वही गलती होगी, बस उसे उठाया और 2 साल तक जेल में डाल देता था। लेकिन अगर आपको इस प्रकार से अगर कोई सरकार करने लगे तो उसके नागरिक की मौलिक अधिकार, मौलिक स्वतंत्रता, मौलिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, इस सब का हनन होता है, जिससे भारतीय में अन्यायपूर्ण होने लगा और दमनकारी माना, क्योंकि इससे, और साथ ही साथ
अगर आपको 2 साल तक जेल दिया तो आप अपील नहीं कर सकते कोर्ट में, आपके खिलाफ कोई वकील जाकर आप कोर्ट में दलील नहीं पेश कर सकता। इस प्रकार का किसी प्रकार का प्रावधान नहीं था, जिसके कारण विरोध हुआ। यही था एक रॉलेट एक्ट। चौथा है, राष्ट्रवाद के उदय का कारण एवं प्रभाव बताइए। ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारण सबसे पहले देखते हैं। पुनर्जागरण और प्रबोधन, नए विचार जैसे स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का प्रसार, ये पहला कारण था। फ्रांसीसी क्रांति, इसमें जनता की प्रभुत्व के विचार को लोकप्रिय बनाया। नेपोलियन का आक्रमण, नेपोलियन ने अपने विजय अभियान से विभिन्न राज्यों का एकीकृत करने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद की। प्रभाव, नए राष्ट्रीय राज्यों का उदय, इटली, जर्मनी जैसे राष्ट्रीय राज्यों का एकीकरण हुआ। इसके अलावा लोकतंत्र की मांग, यूरोप में राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की और संवैधानिक सरकार की स्थापना की मांग तेजी हुई। राज साम्राज्यवाद की चुनौती, एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवाद के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था। इसके बाद क्या है, पांचवा क्वेश्चन, मेजनी कौन था, इटली के एकीकरण में उसकी भूमिका क्या थी। वाह, ये हिट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, और ग्रांटेड पूछ सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ यही क्वेश्चन आएगा, बट ये ज़रूर कहता हूँ इसे आने की संभावना है, क्योंकि अगर आपको 5 नंबरिया में नहीं आया तो 2 नंबरिया में पक्का आएगा, क्योंकि बार बार पूछा गया है। मेजनी कौन था, तो मेजनी इटली का एक महान क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी था, जिसे इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैगंबर। क्या कहा जाता है, पैगंबर। भूमिका, उसने 2 गुप्त संगठन स्थापित किए, यंग इटली जो कितना 1831 में, और यंग यूरोप 1823 में। इस भी याद रखेंगे, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। उसने इटली के लोगों को एकजुट होने और एक गणतंत्र की स्थापना के लिए प्रेरणा किया। यद्यपि यद्यपि मेजनी अपने लक्ष्य को सीधे हासिल नहीं कर सका, लेकिन उसने राष्ट्रवाद की भावना को जीवित रखा और भावी नेताओं के लिए आधार तैयार किया। देखिए, मेजनी ऐसे आदमी थे जिन्होंने डायरेक्ट रूप से तो राष्ट्र की ओर नहीं हासिल कर पाए, लेकिन उन्होंने आने वाले नेताओं के लिए आपको उनमें राष्ट्र भावना की जीवित रखा और उनके लिए एक संदेश दिया, जो ऐसे-ऐसे देश चलाया जा सकता है लोकतंत्र की ओर। सत्ता की साझेदारी क्या है, यह क्यों आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी क्या है, यह क्यों आवश्यक है, ये पॉलिटी का है। चलिए, सत्ता की साझेदारी, शासन के विभिन्न अंग, विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायक होते, पहला होता है विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और सरकार के विभिन्न स्तरों, केंद्र, राज्य, स्थानीय तथा विभिन्न सामाजिक समूह, धार्मिक, भाषाएं के बीच राजनीतिक शक्ति का बंटवारा। आवश्यकता, समझदारी पूर्ण कारण, यह संघर्ष को टालती है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करने के लिए यह आवश्यक है। नैतिक कारण, यह लोकतंत्र की आत्मा है। एक वैध लोकतांत्रिक सरकार वही है जिसमें सभी नागरिकों की भागीदारी होती है। देखिए, सत्ता की साझेदारी क्या है, यह क्यों आवश्यक है। देखिए, सत्ता की साझेदारी वो है, जैसे एक देश, एक लोकतंत्र को चलाने के लिए एक सरकार की ज़रूरत होती है। सरकार की क्यों ज़रूरत हो सरकार की ज़रूरत होती है, उसमें क्या बोला, सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी, जैसे अपने देश में शासन के विभिन्न अंग हैं। विभिन्न अंग में सबसे पहले आता है सरकार की 3 अंग, विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके बाद सरकार के विभिन्न स्तरों पर है सरकार। उसके बाद नीचे आ जाइए राज्य स्तर पर, तो उसमें केंद्र में जैसे अभी हमारे केंद्र में प्राइम मिनिस्टर कौन है, पीएम। राज्य में होता है सीएम, तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी रहते हैं। फिर स्थानीय पंचायत प्रमुख ही सब होता है ना, तो स्थानीय तथा विभिन्न सामाजिक समूह, धार्मिक और भाषाओं के बीच राजनीतिक शक्ति का बंटवारा। उसके बाद धार्मिक भाषाओं के आधार पर भी होता है। जिसके बाद यह आवश्यक क्यों है, तो सत्ता की साझेदारी, सत्ता क्यों आवश्यक है, क्योंकि मान लीजिए यह संघर्ष को टालती है। संघर्ष यानी किसी प्रकार का संघर्ष आ गया उस देश में, उस समाज में, तो वहाँ का एक आपको सत्ता में रहने वाले लोग होंगे जो उस संघर्ष को टालेगा। उसके अलावा विभिन्न समूहों के बीच जो टकराव होगा उसे वो रोकेंगे। तो इन सबों के कारण सत्ता की साझेदारी है, क्या है और यह क्यों आवश्यक है, आप समझ गए होंगे। संघवाद क्या है, इसकी मुख्य विशेषता को लिखें।
क्या बोला है? संघवाद क्या है, इसकी मुख्य विशेषता को लिखिए। संघवाद, फेडरलिज्म, सरकार की वह प्रणाली जिसमें सत्ता का बंटवारा केंद्रीय प्राधिकारी और देश के विभिन्न घटक इकाइयों, राज्य या प्रांतों के बीच होता है। मतलब संघवाद वो है सरकार की वह प्रणाली जिसमें सत्ता का बंटवारा केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों, राज्य या प्रांतों के बीच होता है। मुख्य विशेषता है, दो या अधिक स्तर की सरकार, एक ही नागरिक समूह पर शासन करने वाली सरकार के दो या अधिक स्तर होते हैं। देखिए, दो या अधिक स्तर की सरकार, एक ही नागरिक समूह पर शासन करने वाले सरकार के दो या अधिक स्तर होते हैं। जैसे अपने यहाँ देख लीजिए, एक दो स्तर की होती है, पहला राज्य में होता है, फिर केंद्र में होता है ना। फिर बोल रहा है अलग अलग क्षेत्राधिकार। तो प्रत्येक स्तर की सरकार का अपना विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है जो संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। मतलब प्रत्येक आदमी का अपना अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है जिसका संविधान में उल्लेखित किया गया है। संवैधानिक गारंटी, सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत और सुरक्षित होते हैं। ठीक। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? तो राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है, इसलिए उन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। मान लीजिए किसी देश में लोकतंत्र है, अगर वहाँ किसी प्रकार का राजनीतिक दल ही नहीं है तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए वहाँ अगर कोई देश या राज्यों में लोकतंत्र है तो सॉरी, राज्य में नहीं रहता, देश में ही रहता है। किसी देश में अगर लोकतंत्र है तो वहाँ राजनीतिक दल होना अनिवार्य है। इसीलिए राजनीतिक दलों का वहाँ क्या रहता है, लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। कारण, इसका कारण क्या है? जैसे चुनाव लड़ना, वे चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हुए जो है क्या करते हैं, चुनाव लड़। जनमत का निर्माण, वे जनहित के मुद्दों को उठाते हैं और देश की नीतियों को दिशा देते हैं। वो जनहित के मुद्दों यानी आम जनता के मुद्दों को उठाते हैं और देश की नीतियों को दिशा देते हैं। सरकार का गठन और विपक्ष, वे या तो सरकार बनाते हैं या विपक्ष के रूप में कार्य करते हुए सरकार को आलोचना करते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। लोगों को जोड़ना, वे जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। ठीक। पंचायती राज व्यवस्था क्या है, बिहार में इसकी स्थिति पर प्रकाश डाले। यहाँ थोड़ा फॉन्ट डबल करा गया है, देखेंगे। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था यह भारत में ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की प्रणाली है। यह त्रिस्तरीय होती है। ग्राम पंचायत यानी ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। आप लोगों ने ये तीनों चीज का नाम सुने होंगे, अभी गांव में होंगे तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सब। ठीक। बिहार में स्थिति, बिहार में यह व्यवस्था सक्रिय है। महिला आरक्षण, बिहार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने वाला देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने में मील का पत्थर साबित हुआ है। यह मील का पत्थर साबित हुआ है। सूचना का अधिकार कानून क्या है? देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 का ये नियम है। यह भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून है जो भारतीय नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंचने और उसकी जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ावा तथा भ्रष्टाचार को कम करने में किया गया। अब मान लीजिए आपको कोई काम कर रहे हैं किसी ऑफिस में और वहाँ आपकी कुछ कुछ डॉक्यूमेंट है तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं। ये हमारी एक क्या है, अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और ये कब 2005 में आया था, जो भारत सरकार का एक कानून है। तो राष्ट्रीय आय क्या है, इसकी गणना की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। देखिए, राष्ट्रीय आय एक वर्ष की अवधि में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग योग है। देखिए, मैं इसको समझाता हूँ। राष्ट्रीय क्या है, एक वर्ष की अवधि में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग, विदेशी से प्राप्त आय सहित गणना विधियां कोई दो। राष्ट्रीय आय वो आय कहलाता है, मान लीजिए किसी देश का
जीडीपी या सॉरी आज मतलब एक देश में चलने वाले जितने भी व्यवसाय सरकारी प्राइवेट वो और विदेशों से प्राप्त आय सभी का कलेक्शन जो है राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसे गणना करने की दो विधियां पूछा है हमसे। एक है आय विधि, इनकम मेथड। इसमें उत्पादन के कारण श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमिता को दिए गए सभी भुगतान, वेतन, किराया, ब्याज, लाभ को जोड़ा जाता है, ठीक। और व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें अर्थव्यवस्था में होने वाला कुल व्यय यानी उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात को जोड़ा जाता है। उत्पादन या मूल्य विधि, इसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र द्वारा किए गए अंतिम वस्तु और सेवा के उत्पादन के मूल्य को जोड़ा जाता है। इसमें दो ही गणना पूछा था, मैंने तीन ले लिया। अगर आप एक भूल जाते तो आपको एक याद रहेगा, ठीक। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, भारत में यह क्यों अपनाई गई है? यह हिट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड इसे बार बार पूछा है और हो सकता है ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं। मैं जिस जिस क्वेश्चन पे हिट बोलता हूँ समझ लिए वो डायरेक्ट आइटम बम की तरह है, वो पूछ सकता है। तो आप इसे नज़रअंदाज इस क्वेश्चन को ना करें, इसे आप बार बार रिवीजन करते रहेंगे। ऐसे तो मैं जितना इस भोकाल कैप्सूल के सीरीज में दूंगा क्वेश्चन आप उससे बार बार रिवीजन करते रहेंगे, लेकिन जिस पे मैं हिट हिट कर रहा हूँ उसको आप विशेष तरह से देखते रहेंगे। चलिए, बोल रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, भारत में यह क्यों अपनाया गया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली जहां निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं, इसमें दोनों विशेषताओं का समन्वय है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होता है जहां वो आर्थिक प्रणाली जहां निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं, वो क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत में क्या है, आपसे इसका अगर एक उदाहरण आप यहाँ लिख देना, वह अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, वो क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे कि भारत, और यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे देखिए, आप देखिए तो यहाँ नौकरी के लिए ही देखिए तो सरकारी नौकरी भी होता है, प्राइवेट नौकरी भी होता है। यहाँ सरकारी कामकाज भी है तो प्राइवेट कामकाज भी है, तो इसी प्रकार यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में अपनाने का कारण पूंजीवादी कमियां, पूंजीवादी की यहाँ कमियां थी। केवल निजी क्षेत्र पर निर्भर रहने से लाभ उन्मुखता के कारण असमानता बढ़ सकती थी। समाजवादी की कमियां, केवल सरकार नियंत्रण से दक्षता और नवाचार कम हो सकता था। संतुलन विकास, भारत ने तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक कल्याण और असमानता कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह बीच का रास्ता अपनाया। देखिए, अगर पूंजीवादी रहता केवल, तो यहाँ केवल अगर पूंजीवादी मतलब वहाँ केवल निजी क्षेत्र, अगर निजी क्षेत्र डायरेक्ट रहता तो धीरे 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 यहाँ फिर भारत को जो है अपने अधीन कर लेता। और अगर मान लीजिए किसी प्रकार का सरकार का रहता और निजी क्षेत्र नहीं रहता, तो सरकार में रहने वाले लोग अधिकतर चाहता जो मेरा ही फायदा हो और अपने ही फायदा करता, और आने वाले टाइम में वो अपने आप को एक क्या राजा महाराजा समझने लगता। और यहाँ जब दोनों का समन्वय है, तो मान लीजिए कुछ सेक्टर प्राइवेट में चला जाता है तो कुछ सरकारी में, तो दोनों के संबंध अच्छे रहते हैं और दोनों के संबंध से एक अच्छा समाज का निर्माण होता है, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और भारत में यह क्यों अपनाया गया है वो भी बताया गया है। देखिए, 13वां नंबर क्वेश्चन है, साख क्या है, इसमें प्रमुख आधार क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया। साख यानी क्रेडिट। बोल रहा है इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति या संस्था ऋण लौटाने की क्षमता से है। यह एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को भविष्य में भुगतान करने के वादे पर धन समान सेवाएं प्रदान करता है। प्रमुख आधार गिरवी, कोलेटरल। यह उधारकर्ता की वह संपत्ति होती है जैसे जमीन, मकान, पशुधन, जिसे वह ऋणदाता को गारंटी के रूप में देता है। यदि उधारकर्ता ऋण नहीं चुका पाता है तो ऋणदाता को संपत्ति बेचने की अधिकार होता है। दस्तावेज और ब्याज की दर, ऋण समझौता ब्याज की दर। देखिए, दरअसल क्वेश्चन बहुत इजी है। साख क्या है आप याद रखेंगे, साख मतलब क्रेडिट, आप समझ गए होंगे। इसे एक दो बार पढ़ लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को अगर पूछे तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा जा, क्योंकि ये चीज़ आप भी जानते हैं। साख क्या लाता है? यह साख होता है, मान लीजिए आपके गांव में कोई ना कोई होगा जो रुपया वाला होगा, और सबको जो है ना आपको ब्याज के रूप में रुपया देता होगा। तो आप देख रहे होंगे
जो आदमी को सबसे अधिक रुपया ब्याज पे देता है, क्यों देता है? क्योंकि वो मान लीजिए इससे पहले भी एक बार पहली बार मान लीजिए 50,000 रुपया लिया और फिर 50,000 रुपया रिटर्न कर दिया, तो अब उस आदमी का उस ब्याज देने वाले आदमी के पास क्रेडिट बन गया। इसी को कहा जाता है साख। और जब आप ब्याज ले रहे हैं, जिससे ले रहे हैं आप उसको यहाँ कुछ ना कुछ गिरवी रखते हो, ज़मीन का पेपर, मकान, पशुधन, इस प्रकार के बहुत से कुछ होते हैं जो गिरवी रखा जाता है। किसके तौर पे? तो गारंटी के तौर पे। अगर आप रिटर्न नहीं करेंगे तो ये बेच के वो रुपया रिटर्न कर दिया जाएगा। इस प्रकार का होता है। तो अब साख क्या होता है आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वयं सहायता समूह SHG से आप क्या समझते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। यह ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर महिलाओं का एक छोटा और अनौपचारिक समूह होता है। कार्य: बचत और ऋण। सदस्य नियमित रूप से छोटी बचत करते हैं और जरूरत पड़ने पर कम ब्याज दर पर समूह से ऋण लेते हैं। आधार की समस्या हल: समूह बैंक से ऋण लेने में सक्षम होता है क्योंकि समूह सदस्यों की गारंटी देता है, जिससे गरीबी लोगों की गिरवी की समस्या हल हो जाती है। सामाजिक सशक्ति: यह महिलाओं के सशक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए स्वयं सहायता समूह है क्या क्या? यह एक प्रत्येक गांव में ना आपको एक एक छोटा छोटा 20 लोग 25 लोग का एक समूह बनाया जाता है। यह एक प्रकार की ग्रामीणों बैंक है, ग्रामीण स्तर का बैंक है, ग्रामीण बैंक नहीं है, सॉरी, ग्रामीण स्तरों का बैंक कह सकते हैं। जिसमें एक बैंक के द्वारा एक हेड होता है और उसमें पाँच छः क्या 20-25 महिलाएं होती हैं और वो प्रत्येक सप्ताह 10 रुपये या 20 रुपये कुछ भी करके जमा करती है। और जमा करने के बाद अगर आपको जब भी ज़रूरत पड़े 10,000 20,000 30,000 के, आप जो है वहाँ से ब्याज उठा सकते हैं, लोन उठा सकते हैं और उसमें आपको ब्याज दर बहुत कम लगता है, ना के बराबर लगता है। तो इसी को ही स्वयं सहायता समूह कहा गया है, जो महिलाओं की गरीबी, महिलाओं की सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। ठीक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप अपने तरफ से भी टाइटल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। संसाधन क्या है, इसके वर्गीकरण को समझाएं। ठीक, संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है और जिन्हें बनाने के लिए तकनीकी उपलब्ध हैं, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और संस्कृति के रूप में मान्य है, संसाधन कहलाती है। ठीक, आप समझ गए। तथा इसका वर्गीकरण दो स्तरों से किया जाता है, समाप्ति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। समाप्ति के आधार पर नवकरणीय और अनवकरणीय, जिन्हें दोबारा बनाया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और अनवकरणीय होता है जिन्हें बनाने में लाखों वर्ष लगते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। और उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, जिनमें जीवन व्याप्त होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति। अजैव जो निर्जीव वस्तु से बने थे, जैसे चट्टान और धातुएं। तो संसाधन क्या है समझ गए। एक दो बार आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ने के लिए आपको PDF चाहिए या ये नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। और ये है बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, इसका लाभ बताइए। बहुउद्देशीय परियोजना वे नदी घाटी परियोजना है जिनका निर्माण एक साथ कई उद्देश्य, एक से अधिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। उदाहरण दामोदर घाटी परियोजना। जैसे एक से अधिक लक्ष्य क्या क्या होते हैं, जैसे बहुउद्देशीय जल विद्युत उत्पादन, बिजली का उत्पादन। बाढ़ नियंत्रण, बांधों के द्वारा पानी का नियंत्रण करके बाढ़ की बचाव। सिंचाई सुविधा, नहरों निकाल कर कृषि के लिए जल उपलब्ध कराना। मत्स्य पालन और नौकाएं, जलाशय का उपयोग मछली पालन और परिवहन के लिए करना। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है वे नदी घाटी परियोजना जिसका निर्माण करने के लिए एक से अधिक उद्देश्य होता है। जैसे देखिए मान लीजिए अगर कहीं कोई, जैसे बिहार का एग्जाम्पल कोसी नदी का लीजिए, अगर वहाँ डैम बना दिया जाए तो उस पानी इकट्ठा रहेगा, उससे बिजली उत्पादन होगा। और उसके साथ साथ अगर नहर बना दिया जाए, छोट छोट नहर, तो किसानों को कृषि करने के लिए पानी ईजिली उपलब्ध हो जाएगा, उनका मेहनत नहीं पड़ेगा। दूसरा बाढ़ का बचाव होगा, बाढ़ जो प्रत्येक साल आकर बहुत सारी क्षति कर जाती है वो नहीं होगा। इसके अलावा वहाँ मत्स्य पालन हो सकता है, मछली पालन हो सकता है। इसके अलावा सरकार उसे चाहे तो उसे पर्यटन स्थल भी बना सकता है, जिससे इनकम होगी और वहाँ के स्थानीय लोगों का आपको स्थानीय लोगों का जो है ना इनकम की एक सोर्स बन जाएगा। इन सभी बहुउद्देशीय परियोजना, इसलिए नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय। इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से भी पूछता है, तो नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, इस
टाइप से भी पूछ सकता है, तो आप उसमें भी यही लिखेंगे जो मैं यहाँ बताया हूँ, यही लिखना है, ठीक। अभी यहाँ लिखे हैं बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ बताइए। और वहाँ आपको लिख सकता है, अगर बोर्ड वाले को थोड़ा घुमाना होगा क्वेश्चन को, तो लिखेगा नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं, बताइए। तो आप वहाँ भी यही लिख देंगे चुपचाप आंख बंद करके। अगर 2 नंबर में मिल आएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर में आएगा तो 5 नंबर भी मिल जाएगा। बट उसमें थोड़ा क्या करना, ये वाले पॉइंट जो है थोड़ा ज़्यादा करके लिखना। और हाँ, मैंने यहाँ पॉइंट वाइज करके लाया, तो आप पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। बोर्ड में आप अगर कोई भी क्वेश्चन को पॉइंट वाइज लिखते हैं तो एग्जामिनर देखता है तो कॉपी अट्रैक्टिव लगता है, और कॉपी जब अट्रैक्टिव लगता है तो आपको मार्क देगा, अच्छा मार्क देगा। देखिए, बहुत से बच्चों का ये एक गलत कॉन्सेप्ट रहता है, जो कॉपी भर के आना, खूब लिख के आना, खूब मार्क देगा, जितना हो सके खूब भरना। भाई साहब, कॉपी भरने से मार्क नहीं मिलता। तुम एक भी बच्चा का बताओ जिसको कॉपी भरा और टॉप कर गया हो, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा है और क्या जवाब देना है, वो देख के एग्जामिनर इतना मूर्ख नहीं थे, उसे एक कॉपी जांच करने के लिए सरकार बहुत से रुपए देते हैं, तो उसे उतना ही नहीं रख लेंगे, मूर्ख थोड़ी होते हैं। तो इसीलिए आप एग्जैक्ट चीज़ लिखेंगे, थोड़ा कम भी रहेगा तो आपको अच्छा मार्क मिलेगा। बिहार में बाढ़ की स्थिति पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। ये तो भाई साहब हिट क्वेश्चन है। प्रभावित क्षेत्र, बिहार का उत्तरी भाग कोसी, गंडक, बागमती जैसी नदियों के कारण हर साल बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होता है, जिससे व्यापक विनाश होता है। कारण, हिमालय नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बड़ी मात्रा में गाद लाती है, जिससे नदी तल ऊंचा हो जाता है और पानी किनारों से बाहर बहने लगती है। नेपाल से जल का बहाव, मानसून के दौरान नेपाल में भारी वर्षा का पानी तेजी से बिहार में प्रवेश करता है। हानि, इससे फसल, पशुओं, मानव जीवन की भारी नुकसान होता है। उत्तरी बिहार में यह एक स्थानीय समस्या बन गई है। ठीक, बिहार में देखिए, बिहार की उत्तरी भाग जो है कोसी, गंडक, बागमती नदियों के कारण कारण हर साल आपको बाढ़ से ना अधिक प्रभावित होता है। और साथ में यह कैसे होता है, तो हिमालय नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियों बड़ी मात्रा में गाद, गाद का मतलब होता है आपको मिट्टी का बहाव करना, कूड़ा कचरा बहाव करके लाता है, जिससे उसकी बीच का स्थल बढ़ जाता है और वो पानी किनारों से बह जाता है। इसके अलावा मानसून के दौरान ज़्यादा वर्षा होने से, मानसून के दौरान में आपको नेपाल से बिहार में पानी बहने लगता है और बिहार में बहुत ज़्यादा पानी आता है। जैसे कोसी में देख लीजिए, बहुत पानी आता है। इससे हानि, फसल, पशुधन, मानव जीवन की भारी नुकसान। बिहार में हर एक साल उसके बाद पानी आने आता है, पानी जाने के बाद अलग अलग तरह का बीमारियां फैलने लगता है। इन सभी से बिहार का एक ये स्थानीय समस्या बन गया है। और ये है नवकरणीय और अनवकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कर। आपसे ये पूछ सकता है, नवकरणीय और अनवकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, नवकरणीय संसाधन और नवकरणीय संसाधन, इन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रिया द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। किसको, तो नवकरणीय संसाधन को। और अनवकरणीय, इसमें निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं, यह सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। इसका उपयोग सतत रूप से किया जा सकता है। सतत रूप से मतलब अच्छा रूप से किया जा सकता है, जितना आप चाहे कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। एक और इसका होता है, एक बार उपयोग करने पर यह समाप्त हो जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, खनिज। सौर ऊर्जा को आप देखिए, सौर ऊर्जा, सौर प्लेट से आप जितना बार चाहे उतना बार इसे जनरेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। पवन ऊर्जा भी वही है। वन यहाँ गलत आ चुका है, वन को इसमें आ जाएगा, ठीक, ये वन इसमें आ जाएगा। चलिए, तो नवकरणीय आपने इस सभी को क्वेश्चन को समझ लिया, और आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है, और आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। और हाँ, ये जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप जितने भी वीडियोस पढ़ा हुआ ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, सब रिवीजन करते रहिए। और हाँ, अगर आप अभी फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, अगर आपकी बोर्ड की गाड़ी रुक चुकी है तो आप टेलीग्राम पे सवार होके बोर्ड की एग्ज़ाम की ओर अग्रसर हो सकते हैं, जिसमें आपको एक अच्छा मार्क आएगा। इस बात की गारंटी लेता है ये बैच, अगर आपने इस बैच की हर एक कंटेंट अच्छे से पढ़े तो। और हाँ, अगर आपको ये कंटेंट, ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगता हो, ये सीरीज़,
तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो आपको ये कैसा लगा। और हाँ, आने वाले अगले साल मतलब 2027 में जो भी आपका भाई बहन एग्जाम देगा तो उन्हें कहिएगा मैथ्स कहीं से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। मैथ्स सेकंड में फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ पढ़ाया जाएगा। अभी अर्थमेटिक का एक टॉपिक पढ़ा चुका है। अभी भोकाल कैप्सूल का सीरीज चल रहा है, ये समाप्त होती है तुरंत फिर वो टॉपिक द कंप्लीट क्लास 10th वाला सीरीज जो है चालू हो जाएगा, जिसमें हम अर्थमेटिक के बाद अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे और मैथ्स का कंप्लीट वन लास्ट लास्ट तक पूरा भौकाल टाइट कर देंगे। चलिए आज के लिए यहीं रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।